एंड ऑफ स्पेशल प्रिविलेजेस। फ्रांस में जो स्पेशल प्रिविलेजेस दी जाती थी फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट को, उनकी समाप्ति कैसे हुई। सीइंग द पावर ऑफ रिवोल्ट, यानी वहाँ पर विद्रोह जो था जब हुआ तब ये देखा गया कि कैसे बहुत ही पावरफुल रहा, क्योंकि सभी कॉमन पीपल्स नाराज़ थे जिन्होंने अपना एंगर जो था उसे डेमोस्ट्रेट किया था, रिवॉल्ट किया था। तो राजा को भी ये बात पता थी कि कैसे रिवॉल्ट जो है वो बहुत ही प्रभावशाली रहा। लुई 16 रिकॉग्नाइज्ड द प्रपोजल ऑफ नेशनल असेंबली दैट हिज पावर्स वुड बी चेक्ड बाय अ कॉन्स्टिट्यूशन। लुई 16 जो थे वो चाहते थे कि जो नेशनल असेंबली है वहाँ पर जो कॉन्स्टिट्यूशन लाया जाए, जिसका कि प्रस्ताव रखा गया था मीराबियो और आबेसायस की ओर से, तो वो नव संविधान आ जाए, लेकिन उससे पहले राजा को ये पावर होनी चाहिए कि वे उसे चेक करें, उसके बाद ही उसे रिकॉग्नाइज़ करें। रिकॉग्नाइज़ करें मीन्स कि उसको मान्यता दें। ऑन द नाइट ऑफ द 4 अगस्त 1789, यानी 4 अगस्त 1789 की रात की बात है कि फ्रांस पास द लॉ, फ्रांस ने एक लॉ जो था वो पास किया फॉर एबोलिशिंग द फेडरल सिस्टम। और उसमें उन्होंने क्या किया कि जो वहाँ पर फेडरल सिस्टम था उसको वहाँ पर समाप्त करने की घोषणा की। ऑफ ऑब्लिगेशंस एंड टैक्सेस, और इसके अलावा उन्होंने क्या किया कि जो टैक्सेस वगैरह थे उनको भी समाप्त करने की जो घोषणा थी उसे किया गया। द मेंबर्स ऑफ द क्लेरेजी वर ऑल्सो फोर्स्ड टू गिव अप देयर प्रिविलेजेस, तथा जो फर्स्ट स्टेट के मानने वाले जो लोग थे जिन्हें क्लेरेजी कहा जाता था, उस वर्ग के लोगों को ये कहा गया कि आप सभी जो हैं वो अपनी अपनी जो सुविधाएं उन्हें मिली हुई थी, और ये चीज़ उन्हें फोर्स करते हुए कहा गया कि आप अपनी सभी सुविधाओं को जो है वो छोड़ दीजिए। टिथे वर एबोलिस्ड, और टिथे नाम का जो टैक्स था उसे भी एबोलिश कर दिया गया। एंड लैंड्स ओन्ड बाय द चर्च वर सीज्ड, और जो जो ज़मीनें थीं जिन्हें चर्च ने परिसीमित कर रखा था, सीज्ड मीन्स परिसीमन, तो चर्च के द्वारा जिन्हें परिसीमित किया गया था बाय अथॉरिटीज़, क्योंकि चर्च उस समय अथॉरिटी हुआ करती थी उन राजा के समय में, तो बहुत से लोगों की वहाँ पे ज़मीनें थी जिन्हें चर्च ने परिसीमित कर लिया था। तो उनकी जो चर्च की जो अथॉरिटी थी उन पर से उसे भी एबोलिश कर दिया गया। बाय दिस द गवर्नमेंट एक्वायर्ड असेट्स वर्थ एट लीस्ट 2 बिलियन लिब्रेज, और ऐसा क्यों किया गया था कि क्योंकि अगर ये जो ज़मीनें थी उनको अगर वहाँ की जो गवर्नमेंट थी वो संपत्ति के तौर पर अगर उन्हें एक्वायर कर लेती तो इन संपत्तियों की कीमत लगभग जो थी वो 2 बिलियन लिवरेज थी। और क्योंकि उस समय फ्रांस के ऊपर बहुत कर्ज था, तो इस तरह से वो ज़मीनें अगर वो अधिग्रहित कर लेते तो वो काफ़ी हद तक अपने ऊपर उस संकट को दूर कर सकते थे। फ्रांस बिकम्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, इसके बाद फ्रांस का एक संवैधानिक राजतंत्र बनना, एक नया टॉपिक जुड़ा यहाँ पे। द नेशनल असेंबली कंप्लीटेड द ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन 1791, यानी जो नेशनल असेंबली डिक्लेयर्ड की गई थी मीराबियो और आबेसायस के द्वारा, उसने फ्रांस के लिए जो न्यू कॉन्स्टिट्यूशन लिखा था उसकी रूपरेखा को 1791 में कंप्लीट कर लिया गया। इट्स मेन ऑब्जेक्टिव वॉज टू लिमिट द पावर्स ऑफ द मोनार्क। इस न्यू कॉन्स्टिट्यूशन जो था उसका मेन जो ऑब्जेक्टिव था वो ऑब्जेक्टिव था कि जो राजा की जो ताकत है या राजा की जो शक्तियां हैं उनको सीमित करना।
नाउ द पावर्स वर सेपरेटेड एंड असाइंड टू डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस, और उसमें आगे ये भी विचार किया गया था कि राजा की पावर को सीमित करते हुए डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस को सेपरेट असाइन किया जाए, यानी कि अलग अलग जो जो काम का विभाजन है वो कर दिया जाए, लाइक द लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, एज जैसे कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, यानी अलग अलग सेपरेट पावर्स हों जो अपने अपने फील्ड में काम करें। दिस चेंज ऑफ पावर मेड फ्रांस ए कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, यानी इस प्रकार से जो चेंज ऑफ पावर हुआ उसके कारण फ्रांस जो था वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बनने की दिशा में चल दिया था। द लॉज मेड बाय द नेशनल असेंबली, अब क्या हुआ कि नेशनल असेंबली ने कुछ लॉज भी बनाए थे। क्या थे वो? अंडर द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, यानी नव संविधान के अंतर्गत द लॉज वर टू बी मेड बाय द नेशनल असेंबली, यानी जो भी कानून बनाए गए थे वे नेशनल असेंबली के द्वारा। द असेंबली वॉज इनडायरेक्टली इलेक्टेड एज एक्टिव सिटीजन्स, यानी ये जो असेंबली थी नेशनल असेंबली, इसमें इनडायरेक्टली इलेक्टेड पर्सन्स जो थे उनको शामिल किया गया था, जो कि वहाँ के बहुत ही एक्टिव सिटीजन्स थे, वोटेड फॉर ए ग्रुप ऑफ इलेक्टर्स। और उन्होंने क्या किया था कि उन्हें, क्योंकि वो बहुत ही एक्टिव सिटीजन्स थे, तो वहाँ के जो इलेक्टर्स ग्रुप थे उन्होंने उनको सेलेक्ट किया था, हु इन टर्न चूज द असेंबली मेंबर्स, जो कि असेंबली मेंबर्स के द्वारा चयनित थे। द हाइलाइट्स ऑफ द चेंज सिस्टम वर, अब देखते हैं कि वहाँ का जो सिस्टम था वो कैसे चेंज हुआ। men who were above 25 years of age, यानी वो पुरुष जिनकी आयु 25 वर्ष से अधिक थी, एंड हु पेड टैक्सेस, और जो टैक्सेस पे करते थे, इक्वल टू एटलीस्ट 3 days ऑफ ए लेबरर वेज वर गिवन द स्टेटस ऑफ एक्टिव सिटीजन, यानी कि जिनकी उम्र 25 वर्ष से अधिक थी, जो टैक्स पेयर थे, जिन्हें कि वहाँ पर जिन्होंने कभी भी 3 दिन तक यानी एज लेबर किसी के यहाँ काम नहीं किया था, ऐसे व्यक्तियों को वहाँ पर एक्टिव सिटीजन की कैटेगरी में रखा गया। दे हैड राइट टू वोट, और उन्हें वोट देने के लिए कहा गया कि आपको अधिकार है कि आप वोट दे सकते हैं, यानी कि ऐसे व्यक्ति वोट कर सकते हैं जो कि 25 वर्ष से एबव हैं, जो टैक्स पेयर्स हैं, जिन्होंने कभी किसी के यहाँ वेजेस के लिए काम नहीं किया। इस प्रकार के जो लोग हैं जिनका एक अलग स्टेटस है, तो वो लोग जो थे वो एक्टिव सिटीजन कहलाए, एंड दे हैड राइट टू वोट। द रिमेनिंग मैन एंड ऑल वुमेन वर क्लास्ड एज पैसिव सिटीजन्स, शेष जो लोग बचे, यानी कि जो मैन एंड ऑल द वुमेन, क्योंकि यहाँ पर ओनली मैन की बात हो रही है, रिमेनिंग वुमेन्स, क्योंकि वुमेन्स की बात यहाँ पर अभी कहीं भी नहीं होगी, आगे जाकर होगी। तो रिमेनिंग मैन एंड ऑल वुमेन वर क्लास्ड एज पैसिव सिटीजन, यानी उनको पैसिव सिटीजन के तौर पर जाना गया, क्योंकि रिमेनिंग मैन यानी उस कैटेगरी से जो वंचित लोग थे, या उस आयु वर्ग के नहीं थे, या फिर टैक्स पेयर नहीं थे, या जो शर्त उनके साथ रखी गई थी उसे पूरा नहीं करते थे, तो वो सभी पैसिव सिटीजन कहलाए। और वुमेन्स इसमें जो थी वो ऑल वुमेन वर क्लास्ड, सभी महिलाएं जो थी इस वर्गीकरण में आई। टू क्वालिफाई एज एन इलेक्टर एंड देन एज ए मेंबर ऑफ द असेंबली, अब क्या था कि इलेक्टर्स जो थे वे असेंबली के जो मेंबर्स थे उनके साथ मिलकर मेंबर्स को चुन सकते थे। ए मैन हैड टू बिलोंग टू द हाईएस्ट ब्रैकेट ऑफ टैक्स पेयर्स, और इसमें अधिकांश उन्हीं लोगों को शामिल किया गया था जो टैक्स पेयर्स थे। द कॉन्स्टिट्यूशन बिगेन विद ए डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन, यानी कि अब इस नव संविधान के माध्यम से क्या हुआ कि डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन, यहाँ पर केवल पुरुषों के अधिकारों को उद्घोषित किया गया, सच एज द राइट टू लाइफ, यानी जीने का अधिकार,
फ्रीडम ऑफ स्पीच, बोलने का अधिकार या अभिव्यक्ति का अधिकार, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन एंड इक्वलिटी बिफोर लॉ, यानी कानून की नज़र में सभी को समानता प्रदान की गई, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन यानी अपनी राय रखने की स्वतंत्रता थी। तो इन सभी विषयों पर बात करने का मौका उन लोगों को दिया जाए। These were established as natural rights and it was the duty of the state to protect these। और उसमें ये भी कहा गया कि ये सभी जो अधिकार हैं वे सभी स्थापित अधिकार हैं प्राकृतिक अधिकारों की तरह, और ये उस राज्य का दायित्व तो बनता है कि उन अधिकारों को प्रोटेक्ट करे। तो इस प्रकार से ये आपका टॉपिक था।